नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है, सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दी है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देख करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम की क्विज को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें अगली जो क्विज है वो आपके सामने है। 6वें नंबर का ये पूरा वीडियो है। पहला क्वेश्चन देखिए, और ये जो टेलीग्राम का चैनल है इससे जुड़ जाइए, यहाँ पर आपका बेनिफिट है, ढेर सारा फायदा होगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट पिक्स, स्टडी मटेरियल और लगातार क्विज यहाँ पर शेयर की जाती है, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और बढ़िया स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का क्षेत्रफल या क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो यहाँ दिया हुआ है हिमालयी नमशीतोष्ण वन, यानी हिमालयन मोस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। इसके अलावा सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी उप शुष्क उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, और उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन है। इसके अलावा आर्द्र सदाबहार वन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा सी वाला, ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये जो है ये सबसे ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए जो अटल मिशन है, जिसे कि अमृत कहा जाता है, तो यह किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। कोई भी मिशन है तो वो किसी न किसी मंत्रालय के अधीन होगा। अब यहाँ पर आप मिनिस्ट्रीज देख रहे हैं, जैसे कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, जो कि सही इसका जवाब है। ठीक, आवास और शहरी मामले। बाकी जितने हैं वो गलत है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी जो शिक्षा मंत्रालय अब बन गया है, और इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण है और होम अफेयर की मिनिस्ट्री है। तो ये सब नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर ए है। इसके बाद तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन ड्रॉबैक ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया। भारत में जो कृषि विपणन की पूरी विधियां हैं या मार्केटिंग का पूरा प्रोसेस है, उसके मुख्य दोषों में से कौन सा एक नहीं है। अर्थात 3 जो है वो दोष है और एक कोई दोष नहीं है। ठीक, तो जो दोष नहीं है वही आपको देखना है। अब इसमें आप देखें कि बाकी जितने हैं, जैसे कि कमी, तो कमी क्या है, ये दोष को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सही है ये। उसके अलावा ये भी कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ भी कमी है। लेकिन अनुकूलता जो है वो एक दोष नहीं बल्कि एक यहाँ गुण के तौर पे देखा जा सकता है, तो ये हमारा इसमें दोष नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। लोकसभा में मतदान करते समय अगर टाई हो जाता है, यानी बराबर बराबर वोट पड़ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो निर्णायक वोट है वो डालने का अधिकार किसके पास होता है। वो प्रधानमंत्री के पास होता है, स्पीकर के पास, या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ऐसा करते हैं, तो वो स्पीकर करता है। नेक्स्ट, यहां कहा गया कि लोकसभा के सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने के लिए सूचना की अवधि क्या है, मतलब कितने महीने पहले उन्हें इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो 1 महीने पहले इंफॉर्म करना होता है। ठीक, निजी विधेयक अगर वो पेश करना चाहते हैं तो 1 महीने पहले जानकारी देनी होती है। इसके बाद देखिए, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, मतलब कितने वहां पे सांसद समर्थन देंगे तो ये काम हो सकता है। तो देखिए 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, 50 से कम रहेंगे तो ये काम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, नीला, हरा, पीला और नारंगी। तो आप जानते हैं कि नारंगी रंग का जो प्रकाश होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है, और जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतनी ही उसकी जो आवृत्ति होगी वो खराब होगी। इसके बाद आगे चले, मतलब आवृत्ति में कमी आएगी। यहाँ पर पूछा गया है कि जो बेकिंग पाउडर होता है उसको अगर आप पानी में मिला देते हैं तो बुलबुले उठते हैं ऊपर की ओर, वो कौन सी गैस होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, CO2। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान कीजिए जो कि बच्चों को बढ़ने में सहायक होता है, मतलब उनकी ग्रोथ में वो सपोर्ट करता है। तो ये गोनेडोट्रोपिन है, ऑक्सीटोसिन है, प्रोजेस्टेरोन है, या सोमेटोट्रोपिन है। अब यहाँ देखें, आप देखिए इसमें ऑक्सीटोसिन, गोनेडोट्रोपिन, ये सब प्रजनन वाले हार्मोन हो गए। सोमेटोट्रोपिन जो है ये बच्चों की वृद्धि में सहायक होता है, हर तरह के विकास के लिए ये अनुकूल होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। कैंसर का जो ट्यूमर होता है, कुछ तो बेनाइन ट्यूमर होते हैं जो कि
ऐसे ही होते हैं, मतलब उन्हें काट के निकाला जा सकता है। कुछ जो ट्यूमर होते हैं उनमें कैंसर पनप रहा होता है तो उसको फिर कीमोथेरेपी की जाती है। अब यहाँ पे किस रेडियो आइसोटोप का यूज करते हैं ये आपको बताना है। कोबाल्ट 60 है, यूरेनियम 235 है, ये थैलियम, माफ कीजिएगा, थोरियम 231 है और प्लूटोनियम 239 है। तो ये तो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। इसमें देखिए कोबाल्ट 60 होगा, जिससे कि जो कैंसर के ट्यूमर होते हैं उनका इलाज किया जाता है। अब यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि कौन सी व्यंजन संधि नहीं है। तो आप जरा देखिए, उद्धरण, तद्वित और वाक्जाल, ये तीनों ही व्यंजन संधि के प्रकार हैं। लेकिन जो नीचे दिया है रसायन, ये स्वर संधि है। और स्वर संधि में भी कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि है। यहाँ पर आप देखें, रस प्लस आयन, रस प्लस अयन इसको लिखते हैं। तो यहाँ अ और अ का जोड़ हो रहा है और अ और अ मिलते हैं तो आ हो जाता है। ये नियम किसका है? दीर्घ संधि का है। तो डी वाला हमारा आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। तो यहाँ देखिए आप, भद्र और अभद्र, मतलब भद्र का अर्थ होता है अच्छे सद्गुणों वाला व्यक्ति जो कि सुशील है, और अभद्र मतलब जो उजड्ड और उदंड होते हैं उनको कहा जाता है। भय और साहस मतलब डर और वीरता, ये दोनों चीज हो गई। मूढ़ और ज्ञानी, मूढ़ मतलब बेवकूफ होता है और ज्ञानी मतलब होता है ज्ञानवान। यहाँ देखें, मान्य और धान्य, ये दोनों विलोम नहीं है, अलग अलग शब्द हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। न तो पर्यायवाची का संबंध है, न विलोम का संबंध। धान्य मतलब अनाज होता है, संपदा होता है, और मान्य मतलब मान्यता प्राप्त। इसके बाद 13वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, समानार्थी जोड़ी आपको इसमें से जो नहीं है वो तलाशनी। तो सुमन और पुष्प, ये दोनों फूल को ही कहा जाता है। निशा और निशाचर, यही वाला जो है ये समानार्थी नहीं है। निशा मतलब रात्रि और निशाचर मतलब जो रात्रि के समय भ्रमण करे, अर्थात राक्षस कहा जाता है। और राक्षस ही नहीं, जितने भी जीव रात्रि में भ्रमण कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको निशाचर कहेंगे। वो रात में सक्रिय होते हैं, दिन में वो सोए रहते हैं। चारपाई, खटिया, ये समानार्थी है। पाठशाला, विद्यालय, ये भी समानार्थी है। इसके बाद आगे चले, नियत और नियत, न पे छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, अर्थ बदल जाएगा, आप जानते हैं। तो इनका शब्द युग्म क्या हो जाएगा? इरादा और भाग्य होगा, इरादा और निश्चित होगा, निश्चित और इरादा होगा, या फिर भाग्य और निश्चित होगा। तो आप समझ सकते हैं इसमें नियत, नियत मतलब क्या होता है? तय चीज, अर्थात निश्चित चीज। और नियत मतलब कहते हैं उसकी नियत अच्छी नहीं, अर्थात उसका इरादा अच्छा नहीं। तो इसका सी वाला सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, इसमें आपको वाक्य शुद्धि वाला प्रश्न दिया है। मैं आपका दर्शन करने आया हूं, इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा, और मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। अब इसमें आप जिन वाक्यों को देख रहे हैं उसमें से शुद्ध एकमात्र सी वाला है, बाकी जितने हैं उनमें कमियां हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। यहाँ एक पैसेज आपको दिया हुआ है, माफ कीजिएगा, आइटम दिया हुआ है। आइटम और फ्रेज आप पढ़ते हैं। तो अ बर्ड ऑफ पैसेज, ठीक, ये दिया है। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप मुहावरा और लोकोक्ति पढ़ते हैं ना हिंदी में, वैसे अंग्रेजी में भी होता है, तो वही दिया है। अब इस मुहावरे का या लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो यहाँ दिया है, देखिए, इसमें से जो सही विकल्प है वो हमारा ये वाला है, अ पर्सन हु ट्रेवल वाइल्डली, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ आई लव? आई लव जो है ये एक सेंटेंस हो गया। अब इसका आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रूपांतरण करना है। तो आप जानते हैं कि फ्यूचर टेंस जो होता है उसमें आई के साथ शैल लगता है, और बाकी जो होते हैं जैसे यू वगैरह हो गया तो उसके साथ विल का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ शैल और विल के बिना काम चलेगा ही नहीं, और आई है तो शैल लगेगा भाई। हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्लस आईएनजी लगाते हैं, ठीक। और अगर समय दिया रहता है तो सिंस और फार भी लगाते। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। तेरा ताली जो है एक प्रकार का फोल्क डांस है, और ये जो तेरा ताली है ये कहाँ का फोल्क डांस है ये आपको बताना है। तो यहाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर और राजस्थान दिया हुआ है। राजस्थान हो जाएगा इसका डी वाला सही। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के रूप में कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है? मतलब सेलिब्रेट क्या किया जाता है उस दिन, इस बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। तो ये कौन सा है? इसमें से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर, ठीक। 3 दिसंबर की तारीख में ये जो अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस है इसको मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ जनगणना 2011 का डाटा दिया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि जो अनंतिम आंकड़े हैं उसके हिसाब से जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना था। ये यहाँ आप देखिए, ये 48.46% था, टू बी एग्जैक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो आप जानते हैं कि ये लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। रेगुलर तो नहीं थी, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है, बाद में रिपन के समय में रेगुलर हो जाती है। इसके बाद आगे चले, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। बौद्ध ग्रंथ और उनके रचनाकार के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब इधर जो दिया है ना ये बौद्ध ग्रंथ का नाम है, और इधर उसके रचनाकार का नाम दिया है। तो बाकी सभी जो है वो इसमें सुमेलित है, लेकिन नागसेन के द्वारा सौंदरानंद को नहीं लिखा गया है, ठीक। तो ये वाला सुमेलित नहीं है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारत के किस राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र को धारण कर लिया? ये वाक्य नहीं है असल में, माफ कीजिएगा, ये ऑप्शन नहीं है असल में, ये प्रश्न का हिस्सा है जो कि यहाँ गलती से नीचे दे दिया है और 5% लोगों ने उसको अटेम्प्ट भी कर दिया है। अच्छा चलिए, तो इसमें देखकर बताइए, कठ राज्य की जो महिलाएं थी उन्होंने हथियार उठा लिया था, या अभिसार या मस्सग, या इसमें से कोई नहीं? तो मस्सग राज्य था जिसकी महिलाओं ने खुद हथियार उठाकर युद्ध लड़ने का फैसला किया, लेकिन वो रनिवासों में रही हुई महिलाएं थी, उन्हें युद्धाभ्यास का कोई ज्ञान नहीं था। ठीक, तो वो हथियार उठाकर लड़ती तो है लेकिन वो शहीद हो जाती है, सिकंदर सबको मरवा देता है। इसके बाद आगे चलते हैं, 24 को देखिए, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। ये लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत हो गया। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन के समय वक्तव्य दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था वो आपको बताना है। यहाँ कुछ महापुरुषों के नाम दे रखे हैं, आरसी दत्त है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, ये कथन दादा भाई नौरोजी का था, ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट इस क्विज का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे की पैरवी करने के लिए वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो इसमें कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये तेज बहादुर सप्रू होंगे या भूला भाई देसाई होंगे। देखिए, तेज बहादुर सप्रू को ये जिम्मा दिया गया था, शुरुआत में उन्हीं के हाथ में था, लेकिन ऐन वक्त पे जब मुकदमा लड़ने का टाइम आता है तो वो बीमार हो जाते हैं, और जब बीमार हो जाते हैं तो भूला भाई देसाई उनके स्थान पे इस काम को संभालते हैं। तो एग्जैक्ट जो आंसर है वो सी वाला भूला भाई देसाई होगा, और यहाँ पर हमने इस क्विज को कंप्लीट किया है।